अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मायावा जो मेज़बान मेराज हबीब। अॼु साल जो आख़िरी ॾियारो आहे ऐं हिन साल दौरान जेका हुकूमत जी पॉलिसियूं रहियूं आहिनि उन ते केतिरनि ई शयुनि ते तनक़ीद करे सघिजे थी, पर जेके नाक़िस मुआशी पॉलिसियूं हुयूं उन्हनि अवाम जो जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। हुकूमत वटि तोड़े जो मुआशी टीम में मुसलसिल तब्दीलियुनि बाद बि हिन वक़्त ताईं का बहितरी कंहिं बि अंदाज़ सां नज़र नथी अचे। जेका बजट अॻु आंदी वई उन में बि वाज़ तौर ते असां इहो ॾिठोसीं त अवाम ते बोझ विधो वियो ऐं ताज़ो ई जॾहिं IMF खां 6 किस्त $1 अरब जी वठणी हुई त उन लाइ अवाम ते 343 अरब रुपयनि जा टैक्स लागू कया विया आहिनि। बाज़ाब्ता तौर ते जेका मिनी बजट जी मंज़ूरी थी आहे उन ते बि पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं, जेका सूरत हाल ओवरऑल रही उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं, स्टेट बैंक बिल जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कया मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेग साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो नाजरीन के समझने के लिए थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा, जो आज मिनी बजट पेश हुआ है उसमें जो इस वक्त पाकिस्तान को छठी किस्त मिलनी है IMF की जानिब से वो है तकरीबन $1 अरब की, मतलब पाकिस्तानी रुपयों में उसका हिसाब करें तो वो तकरीबन 175 या 100 के करीब अरब रुपए बनती है। तो उसके लिए अवाम पर 343 अरब का जो बोझ डाला गया है, इसको आप क्या कहेंगे? ये किस तरह की पॉलिसी है, किस तरफ सूरत हाल जा रही है? देखिए, दोनों चीजों का अलग-अलग मैं जवाब दूंगा। पहली चीज तो ये है कि IMF के प्रोग्राम में आप ऑलरेडी थे, 6 बिलियन का लोन लिया, ये 6 रिव्यू आया है और ये रिव्यू आप पास नहीं कर पा रहे क्योंकि कोविड भी था और उसमें आपने कर्जे ज्यादा लिए, आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया और वो इस्लाहत नहीं हुई जो IMF से एग्री की थी। लिहाजा उन्होंने अब ये किस्त देने के लिए शर्त लगाई है कि आप मिनी बजट लाएं और उसमें वो तमाम चीजें जिसमें 350 अरब रुपए की टैक्स एग्जम्पशन जो है वो खत्म करना है आपने। और इसमें ज्यादातर वो टैक्स की जो एग्जम्पशन खत्म होंगी वो खाने पीने की अशिया पर है, बल्कि रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट गुड्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जिसमें डाइज हैं, केमिकल्स हैं, स्टेपल ये अपना मेन मेड फाइबर है, पॉलिस्टर फाइबर है, तो ये सब चीजों के ऊपर ड्यूटियां बढ़ गई, रेगुलेटरी ड्यूटियां लगाई जा रही हैं और खाने पीने की अशिया पे जहाँ सेल टैक्स माफ था या कम था वो नॉर्मल सेल टैक्स अब उन पर लगा दिया जाएगा, जिससे ये अशिया महंगी हो जाएंगी और महंगाई का एक मजीद जो है तूफान खड़ा हो जाएगा। साथ साथ हम एक्सपोर्टर्स को ये मिनी बजट एक बहुत बड़ी बदनसीबी होती है जब आता है, क्योंकि हमने 6-6 महीने अपने ऑर्डर बेचे हुए होते हैं एक कॉस्ट कैलकुलेट करके, जो इम्पोर्टेड कॉस्ट हमारा रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर बेस करके। अब इन्होंने जो ड्यूटियां बढ़ा दी या टैक्सेस बढ़ा दिए तो हमारी जो कॉस्ट है अब वो बढ़ जाएगी और हम जब एक्सपोर्ट करेंगे चीजें बना के तो वो बारे में नहीं आएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बदनसीबी होती है एक्सपोर्टर्स के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए कि किसी मुल्क में जब मिनी बजट उसको कहते हैं आता है या दूसरा बजट आता है तो उनकी पूरी प्लानिंग आउट हो जाती है और उनको बड़े फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। आप आइए इसके अलावा इसमें बजट में क्या क्या चीजें उन्होंने हमसे करने को कहा है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दें, उनको टोटल ऑटोनमस बनाएं। अब जो कर्जे स्टेट बैंक से लेते थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो अब नहीं ले सकेगी और माली जो इम्बैलेंसेस थे, जो माली खराबियां थी, उनको वो मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए आप हैंडल करते थे वो अब नहीं कर सकेंगे और गवर्नर खुद मुख्तार ओहदा उसका होगा और उसमें हुकूमत उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकेगी, कोई डिक्टेशन नहीं दे सकेगी। तो ये और चीजें मुश्किल कर देगा माली हालात को कि अब वो इतने खुद मुख्तार या आज़ाद नहीं रहेंगे, बल्कि स्टेट बैंक एक इंडिपेंडेंट आज़ाद खुद मुख्तार इदारा बन जाएगा जिसका ज़्यादा सुनने का जिम्मेदारी होगी तो वो
आईएमएफ चाह रहा है कि होगी, क्योंकि उस मायदे के तहत वो पाबंद होगा वो सब चीजें करने के लिए। इसके बाद एफबीआर का टारगेट भी बढ़ा रहा है, 5,800 अरब रुपए को बढ़ा के 6,100 अरब रुपए वो बेग कर साहब, रहे इस हैं। पूरी सूरत हाल में थोड़ा सा ये बताइएगा, इस वक्त जो दो चीजें सामने आई हैं, एक तो मिनी बजट और दूसरा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की जो बात हो रही है, छठी किस्त जो आईएमएफ के मिलनी है पाकिस्तान को, उस हवाले से अगर जनरली देखा जाए तो इस हुकूमत ने, जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी थी तो उस वक्त 28,000 अरब था और अब 45,000 अरब से ज्यादा है, मतलब कि माजी की हुकूमतों से ज्यादा ये लोन ले चुकी है हुकूमत। तो ये किस तरह से फिर इस बात को समझा जाए कि जो एक तो जनरल बजट आएगा उसमें टैक्सेस होंगे, फिर अगर 1 बिलियन चाहिए तो उसके लिए 343 अरब रुपए का जो बोझ है वो आवाम पर डाला जाएगा। तो ये किस तरह से पॉलिसियां चल रही हैं? अपना जो एक कौमी विरसा है स्टेट बैंक, उसको हमने हवाले कर दिया एक तरह से आईएमएफ के, और उस पर कोई कंट्रोल किसी अथॉरिटी का नहीं होगा। तो आखिर मुआशी लिहाज से हम जा किस तरफ रहे हैं? देखिए, इस बार आईएमएफ की जो शराइत है, मैं इतने सालों से आईएमएफ के प्रोग्राम देख रहा हूँ, इतनी सख्त शराइत आज से पहले कभी नहीं हुई जो इस बार शराइत हैं। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस सेक्रेटरी एग्री लगते हैं उन शराइत को मानने के लिए, और बल्कि उन्होंने बिल की शक्ल में, फाइनेंस बिल की शक्ल में ऑलरेडी काबीना से अप्रूव करा लिया है और पार्लियामेंट में जमा करा दिया है। तो ये एक बेबस और लाचार और मजबूर सर, फिर इसमें बेग साहब मुझे ये करने थोड़ा वाला सा होता है। समझाइएगा, जैसे आपने जिक्र किया, आप देखते आ रहे हैं जो भी पॉलिसियां इस तरह से बनती हैं, एक तो क्या फिर इसमें ये मुकम्मल तौर पर कहा जाए जो माजी में भी आईएमएफ के प्लान आए हैं उसमें तो एक शरायत होती है किस तरह से रिकवर करना है, और दूसरा रिफॉर्म्स की बात बार बार आईएमएफ करती है, तो वो एक तो नहीं हो रहा है इस मुल्क में। रिसेंटली भी जो अक्टूबर में भी मज़ाकरात हुए थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि सिंगल अकाउंट की तरफ से जो तकरीबन 3,000 अरब पड़े हुए थे 3 बैंकों में, उनको टैक्स नेट में लाएं, उस पर हमने अमल नहीं किया। तो फिर ये बात सामने आ गई कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार करना है आप लोगों ने। जी, यही बात थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम जो स्टेट बैंक के जिम्मे है, जिसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और ये सिंगल अकाउंट वगैरह आता है, तो ये हुकूमत ने उसको अवॉइड कर रही थी, टाल रही थी, और स्टेट बैंक मजबूर था हुकूमत की हिदायत मानने के लिए। लेकिन अब उन्होंने ये करा है कि स्टेट बैंक के कवानीन में तब्दीली लाके स्टेट बैंक को ऑटोनमस बना के खुद मुख्तियार कर दिया है, जिसकी बाद वो हुकूमत की हिदायत लेने का पाबंद नहीं होगा, और आईएमएफ के एग्रीमेंट के तहत वो पाबंद होगा उन चीजों को करने के लिए जो इस एग्रीमेंट में हुकूमत करने जा रही है। तो यही वजह है कि क्योंकि हुकूमत टाला मटोली करती थी, तो अब उन्होंने डायरेक्ट आईएमएफ, जिसकी जिम्मेदारी है और वो हुकूमत पाबंद नहीं है कि हुकूमत को सुने, उसे उन तमाम चीजों को जो कानून बन गई है अब करना होगा। तो ये तमाम चीजें हैं कि फिस्कल इम्बैलेंसेस जो थे मॉनेटरी पॉलिसी से हैंडल करते थे, अब वो नहीं कर सकेंगे। अब वो स्टेट बैंक से कर्जे नहीं ले सकेंगे, सिंगल अकाउंट उनको करना होगा, और वो तमाम हुकूमत के पैसे उन्हें एक अकाउंट के थ्रू रख के रूट करने होंगे। तो ये आने वाले वक्त में टाइटनिंग है। लेकिन साथ साथ जो मुझे फिक्र है, जो सबसे ज्यादा, वो ये है कि गरीब आदमी पे मजीद महंगाई का पहाड़ टूटने वाला है। ये लिख के रख ले मेरी बात। आप जो तमाम खाने पीने की एशिया जो इंपोर्ट की जाएंगी वो महंगी हो जाएंगी, और उसके बाद उसमें सेल टैक्स नॉर्मल लगा दिया जाएगा। तो कहीं 5% है, कहीं 6-7% है, 17% कर दिया जाएगा। इसी तरह इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल पे रेगुलेटरी ड्यूटियां लग जाएंगी, तो उनसे उन्हें वो फंड्स तो मिल जाएंगे जो आईएमएफ चाह रही है, लेकिन ये सब चीजें एक्सपोर्ट की मुकाबलती शिकत को भी मुतासर करेंगे, और एक गरीब आदमी महंगाई के मजीद बोझ तले दब जाएगा और गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाएगा। उसके बाद आईएमएफ के एग्रीमेंट देखिए जरूरी इसलिए नहीं होता, जो आपने शुरू में कहा कि 1 बिलियन लेने के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, रखवा रहे हैं।
ये बात नहीं होती है। अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में आप हैं और आईएमएफ के प्रोग्राम को आप इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, आप डिफॉल्ट हो गए एक तरह के आईएमएफ के प्रोग्राम को चलाने में या मेंटेन करने में, तो बगैर आईएमएफ के प्रोग्राम से अगर आप निकल जाते हैं तो ना वर्ल्ड बैंक, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक, ना आईएफसी, ये लोग भी जो बड़े इदारे हैं, इनकी लाइनें, फंडिंग लाइनें जिसको कहते हैं, वो भी फंड्स देने के लिए उनको इजाजत नहीं होगी, वो फंड्स नहीं दे सकेंगे। लिहाजा आईएमएफ के साथ ग्रीन चिट, आपके आईएमएफ से अगर आप प्रोग्राम से निकाल दिए गए तो आपके बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाएगी, आपका रुपये 200 रुपए पे पहुंच जाएगा, आपकी एलसीज बाहर एक्सेप्ट करने में मुश्किलात होंगी। तो ये सब वो चीजें हैं जो रिपरकशन है, जो मैं चाहता हूँ आप और आपके नाजरीन समझें कि अब हमारे लिए ये सिचुएशन भी नहीं है कि हम अगर कह देते हैं कि हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं आना, तो हमारी जो कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन ये हुई कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके और इस वजह से आईएमएफ से आपको निकाल दिए गया। अब आप आईएमएफ के प्रोग्राम, अब आपके अच्छा, इकोनॉमी क्या आईएमएफ क्या इसमें जो एक फैक्टर है, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं स्टेट बैंक के हवाले से जो चीजें सामने आ रही है, जाहिर है अगर इस तरह से सारी चीजों पर इम्प्लीमेंट होगा, गवर्नर से लेके सारी चीजें, तो जाहिर है वो डायरेक्ट डील करेंगे आईएमएफ के साथ भी, और जो दूसरे मामलात हैं उनको भी वो इस तरह से ही देखेंगे। क्या हम इस ये नौबत अब आ चुकी है बाज़ाब्ता तौर पर कि हम क्योंकि उनके जो शराइत हैं उन पर अमल दरामद नहीं कर सके और उनका कर्जा वापस नहीं कर सके, इसलिए अब हमारा स्टेट बैंक उनके यहाँ जा रहा है गिरवी होकर? नहीं, स्टेट बैंक गिरवी नहीं होने जा रहा है। वो कुछ हुकूमती असासे हैं जो कोलेटरल के तौर पे हमें देने पड़ते हैं, हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उसमें एयरपोर्ट है, हाईवेज है और इस तरह के कौमी असासे पार्क हैं जो हम ऑलरेडी, एक तो बॉन्ड जब हम लॉन्च करते हैं तो उसकी वो सॉवरेन गारंटी होती है, उस सॉवरेनिटी गारंटी के अगेंस्ट हमें असासे रखवाने पड़ते हैं, तो हम ऑलरेडी रखवा चुके हैं। तकरीबन हमारे पूरे मुल्क के असासे जो है कायदे आजम के मदार के अलावा कोलेटरल के तौर पे हमने ऑफर कर दिए हैं। स्टेट बैंक जो है वो गिरवी नहीं रखा जाएगा, बल्कि अब स्टेट बैंक को वो इतना खुद मुख्तार कर लेंगे कि वो हुकूमत अगर कोई चीज कहती है कि हमें इतना कर्जा दिलाना है या मॉनेटरी पॉलिसी में रेट आप ना बढ़ाएं, और लेकिन अगर रेट बढ़ाने की जरूरत हुई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करने के लिए या अफरात ज़र को कंट्रोल करने की, तो स्टेट बैंक पाबंद होगा आईएमएफ के एग्रीमेंट के मुताबिक, तो वो बढ़ाए नहीं तो आईएमएफ डायरेक्ट स्टेट बैंक से पूछ सकता है कि ये एग्रीमेंट के मुताबिक ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो अब आप दूसरे लफ्जों में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ से लेके आईएमएफ वो के हाथ में आईएमएफ को दिया गया है जिस पर अमल दरामद हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा इख्तियार बेग साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते मुल्क जी जेका बैंक है सब खां वॾी स्टेट बैंक उहा हवाले थी चुकी है तक़रीबन आईएमएफ जी, ऐं जीअं बेग साहब ॿुधायो त उन जो जेको रिमोट आहे उहो हाणे हुकूमतुनि खां निकिरी आईएमएफ वटि पहुची चुको आहे, उन तहत ई अॻिते फ़ैसिला कराइण। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं हिन साल दौरान जेका मुल्क अंदरि सियासी सूरत हाल रही, उन वास्ते वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। मजमूई तौर ते जेको ही साल रहियो आहे सियासी तौर ते बि उहो कंहिं बि तौर ते तारीफ़ जोॻो नाहे रहियो। हिक पासे जिते हुकूमत जूं वाज़ तौर ते नाअहलियूं नज़र आयूं ऐं उन्हनि नाअहलियुनि में जेको सभ खां वधीक असर पियो आहे उहो आम माण्हू ते पियो आहे, अवाम ते पियो आहे, जेको हिन वक़्तु बि हुकूमत जी नाक़ुस मुआशी पॉलिसियुनि खे मुसलसिल भोॻे रहियो आहे। उन समेत जेके मुख़्तलिफ़ मामला हुआ उन दौरान असां इहो बि ॾिठोसीं त मुल्क अंदरि वधंदड़ इंतिहा पसंदी खां वेंदे मुल्क अंदरि जेका लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन हुई उहा बि ख़राबु रही, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको सभ खां वॾो सुवालु आहे उहा अपोज़िशन जेका पाण खे ताक़तवर सम्झे पई, जेका जॾहिं हीअ हुकूमत आई हुई त उन वक़्तु इहो महसूसु थियो
त शायद वधीक अरसो हुकूमत इन जे लाइ न हली सघे, छो त अपोज़िशन में नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जहिड़ियूं पार्टियूं वेठल आहिनि, उहे पाण कंहिं बि मामले ते इतफ़ाक़ न करे सघियूं ऐं हाणे त मामिलो इस ताईं वञी पहुतो आहे जो उन दर तरफ़ ॾिसनि पियूं जितां इमरान ख़ान ते अचण जो इल्ज़ाम लॻे पियो त कीअं उन्हनि खे किथां खां स्पेस मिले पियो। मजमूई तौर ते पाण सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नामेरा सहाफ़ी ऐं तज़निगार आहिनि मोहतरम जनाब शाहीन कुरैशी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा, ज़ाहिर सूरत हाल तो इस वक्त इसलिए भी परेशान कर रही है क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आवाम पर ही जा रहा है और हम देख रहे हैं मुसलसल कि उस कोई इस वक्त तक हल नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई ऐसी पॉलिसी नज़र आ रही है। मिनी बजट से लेकर जो भी इस साल की मुआशी पॉलिसी रही उसने आम आवाम की ज़िंदगियों पर बहुत बड़ा असर डाला है और अनएम्प्लॉयमेंट में भी हमने देखा है कि लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं और खुदकुशियों का एक सिलसिला शुरू होते हुए नजर आ रहा है। तो क्यों आखिर जो हुक्मरान तबका है उनको इन सारी चीजों का किसी भी हद तक कोई एहसास इस वक्त तक तो नजर नहीं आ रहा? मेरा साहब, जब वो लोग जो अवाम में से हों, अवाम में से मुस्तक़िल हों, उनके ऊपर बहुत दबाव होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो अवाम की जो है वोटों से आए हैं और कल को भी आने वाले कल को उन्होंने उन्हीं गली मोहल्लों में रहना है और वहीं पर अपने गांव में, देहात में, अपने शहर में, कस्बे में सियासत करनी है और उसके बाद उनकी नस्लों में भी वहां रहना है और कल को आने वाली सियासत में भी वोट उन्होंने लेने जाना है, तो बात को लेने जाना है, तो उनके ऊपर एक दबाव होता है। ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि इमरान खान ने न सिर्फ मायूस किया है, उसने मुल्क की इक्तिसादी, खारजा अमूर, अंदरूनी हालात सब पे बर्बादी फेर दी है और वो पाकिस्तान के अंदर तमाम कौमी इत्तेहाद खत्म हो चुका है और एक मुआशरा एक अनारकी की इतनी इंतहा पे जा चुका है। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई माशी तौर पर बर्बादी इस सतह पर आ जाए तो सोवियत यूनियन जो है उसके जो है न्यूक्लियर डिवाइसेस को या एटमी मिसाइलों को कोई जो है फंगस नहीं लगी थी, कोई उसको खारिश नहीं हो गई थी। जब इक्तिसादी तौर पर कोई मुल्क टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और इक्तिसादियात ना उनके हाथ में रहे तो सोवियत यूनियन जैसी सुपर ताकत हमारे जदीद हिस्ट्री आज की और मेरी जिंदगी के सामने के वाकयात हैं। और ये तो ठीक है, हम कहें कि अल्लाह ताला ऐसा ना तो होने दे, लेकिन मैं आपसे बड़ी नस्ल का हूँ जो हम अपने वालिदैन से बहस करते थे कि हमने अपना मुल्क नहीं मशरकी पाकिस्तान पूरा देखा और वो हम कहते रहे और हमारे वालिद कहते थे कि हमारी दुश्मन हमारी लाशों पे से गुजर के आएगा, लेकिन हम अपने वालिद साहब को कहते रहे कि लाशों पे कहाँ गुजरेगा, हम तो मगरबी पाकिस्तान में बैठे हैं, दुश्मन तो ढाका में फॉल भी कर आ गया है, उतर गया है, पहले उन्होंने पट्टियां गिराई थी और यहाँ पाकिस्तान के अवाम से ना पूछा जाता है हालात हो, चाहे वो कौम के मामला हो, किसी को कोई पूछा नहीं जाता और वो इदारे जिन्होंने पाकिस्तान के सियासी अमल को सख्त जो है हिलाया जुलाया है और जिम्मेदारी आती है। आज सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान की माशी बर्बादी, अवाम की जो है बुरी तरीन जो है खुदकुशी की तरफ चले जाने वाले हालात, जिसके अंदर कोई अपने बच्चों का 2 वक्त 3 वक्त का खाना क्या सोचे, बुजुर्गों की जाते वक्त एक दवाई ले जाए दूसरी छोड़ दे, इस जब हालत में है जब 2 यूनिट डेली की बुनियाद के ऊपर 5-5 हजार रुपए का बिजली का बिल आ रहा हो और ये बेहिसी, ये इमरानियत, ये इमरान खान की जो है तब्दीली, इसका बोझ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे भी आएगा। और ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इक्तिसादी बर्बादी, अवाम की बर्बादी, अवाम की घरेलू जिंदगी से लेकर जिंदा रहने के हक तक तमाम बर्बादी में इस्टेब्लिशमेंट खुद को कैसे साबित करेगी कि वो इसकी जिम्मेदार सर नहीं है। पर अब मामला इस तरफ पहुंचा है शाहीन साहब के इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आपने खुद ही नंबर्स पूरे करने हैं और इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अपोजिशन को ये कहा जा रहा है कि आए हमसे बात करें और आगे का लाए अमल जोड़ते हैं। तो फिर ये किस तरह से वो जो बर्बादी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इन 3.5 सालों में हमें नजर आ रही है, तो उसकी जो बुनियाद है वो अपने ऊपर लेंगे, वो तो जाहिर है पीटीआई पर ही जाएगी फाइनली। नहीं, वो नहीं कर सकते। वो हमेशा
देखिए, अगर 88 में मोहतरमा बेनजीर शहीद आई थी तो उस वक्त न इस्टेब्लिशमेंट को ज़ियाउल हक के बाद ये यकीन था कि वो आएंगी, नए गुलाम इसाकों को पता होता है जो है जिनकी वाबस्तगियाँ कहीं और होती हैं, आलमी इदारों में होती हैं, वो गवर्नर स्टेट बैंक रहे होते हैं। आज पाकिस्तान का स्टेट बैंक जो है गिरवी हुआ है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अखराजात बशमूल तनख्वाह जो है वो कर्जों के ऊपर जो है दिए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर डिबेट हो चुकी हैं सारी बातें, पाकिस्तान के नाम नहाद मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये प्रोग्राम्स में आ चुकी हैं। लिहाजा इनमें कोई ऐसी बहस तलब बात नहीं रही है कि ये अपने आप को बरी उल जिम्मा करार देंगे। ये जो तरीका है ये माजी की बात रिपीट नहीं होगी मेरा साथ कि ये कह देते हैं कि ज़ियाउल हक बुरा था बाकी सारे लोग अच्छे थे, ये मुशर्रफ बुरा था बाकी सारे लोग अच्छे थे। गली मोहल्ले में ये बात होनी शुरू हो चुकी है कि जब ज़ियाउल हक होता है तो उसके साथी कौन होते हैं, उसके DMLA CMLA साहब के साथ कौन कौन होते हैं। और यही बातें जो है मुशर्रफ के दौर में हो गई कि मुशर्रफ के कॉमरेड्स और मुशर्रफ के साथ जो है हम पल्ला और हम नवाला हम प्याला कौन लोग थे। ये सवालात आज वहां पे नहीं है जो माजी में कहे जाते थे कि एक फर्द के ऊपर लगा दो, अयूब खान आमिर था, ज़ियाउल हक आमिर था, मुशर्रफ आमिर था। अब ये शमूलियत जो है इंस्टीट्यूशन की है, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बतौर इंस्टीट्यूशन अपने आप को साबित अमली तौर पे करना होगा कि वो अलग है। ये तमाम बिगाड़ के बाद कोई ये कहे कि अपने अपने नंबर पूरे कर लो, नंबर गेन कर लो, ये जो है कोई अवाम इस बात को पे कान नहीं धरेंगी। जहां पर गली मोहल्ले में जब आप बात करते हैं और अवामुन्नास से सब्जी वाले की रेहड़ी पे पूछते हैं तो वो कहते हैं यार इमरान खान ने बड़ी महंगाई कर दी, तो उसका जवाब वो कहते हैं, यहाँ मैं पंजाब की बात बता रहा हूँ जो पहली दफा एंटी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ बात चली थी जिसे PDM में तोड़ के नुकसान पहुंचाया गया, उसके अंदर ये कहते थे कि छोड़े इमरान खान नहीं, असल तो फौज का इख्तियार है। तो ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर शाहीन साहब इस पूरी सूरत हाल के बाद भी इस पूरी सूरत हाल के बाद भी ज़ाहिर जो इक़्तिदार में रह चुके हैं और इस पूरे प्रोसेस को जानते हैं, जिसको हम जो माजी की दो बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो तो अब तक डील और ढील का इंतजार कर रही है और अपने नंबर्स गिनवाने के लिए अपनी स्पेस के लिए अब भी कोशिशें कर रही है। दरअसल थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा कि आखिर फिर इस मुल्क में अवाम की फिक्र है किसको, और ये जो दो जमातें हैं क्या ये सिर्फ ये इस तरह से ही चलता रहेगा फिर? नहीं चलता। पहले भी ऐसा हुआ था तो मेरे मुंह में खास मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया था। और इंसानियत की जो तारीख है वो बताती है कि जहां आप इश्यूज को एड्रेस नहीं करते और अगर बिल्ली आंखें मूंद लेती है तो उससे हकायक चेंज नहीं हो जाते। और ये बात ठीक है कि कोई डील और ढील देख रहा है, लेकिन हमें पाकिस्तान के बाशऊर अवाम इस चीज के अंदर भी फर्क देखने के काबिल हैं कि कौन जो है लाडला बन होता है, कौन लाडला होता है। और इन तमाम तब्दीलियों का मुहर्रिक जो है हमेशा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रही है। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के मार्शल के बावजूद इबन बेनजीर मोहतरमा जो है वो 88 में हुकूमत में आ गई थी, लेकिन वो कौन से अवामल थे कि 2 दिन बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शन में जाबी जाग किया गया। यहाँ IGI बनाने वाले इदारे जो है सुप्रीम कोर्ट से उनके ऊपर राय आ चुकी है, लिहाजा कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं है। और यहाँ पर पनामा के बाद लोगों ने देखा है कि किस तरह जो है महकमे ज़राअत चले थे। देखिए, अगर हमें मुल्क से मोहब्बत है, हमें सच्चाई से बात करनी होगी, हमें मुल्क से वफा का जो है सबूत अमली तौर पर देना पड़ेगा, चाहे किसी को वक्ती तौर पर नागवार गुजरे। पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त बहुत जरूरत के साथ बड़ा मुहिब्बे वतन किरदार अदा करते हुए, जो कि उसका फर्ज है, ये उसका किरदार है कि वो आईना दिखाए और हकायक सामने रखे। हम बतौर साथी ये समझते हैं कि हम इफ एंड बट्स में नहीं जाएंगे, हमें इस धरती से प्यार है, हम यहाँ धरती के बेटे हैं, बेटियां हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं। हमारे सामने बेबसी से हालात खराब होते जा रहे हैं। इस इक़्तिसादी बदहाली को सिर्फ महंगाई की सतह तक न लें, इस तरह ना लें कि किसी के लिए रोजगार नहीं है, या इस तरह न लें कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जिस तरह इंसान घरों में दीवारों के अंदर तड़प रहे हैं, उसका भी हमें सोचना पड़ेगा, इससे आवाज बुलंद करनी पड़ेगी।
यही इस मुल्क के साथ वफा है। कौन यही करेगा इस सर, मुल्क के कौन करेगा? वही मैं बात ये कर रहा हूं। जो नहीं करेगा, जिस दुरुस्त है अपोजिशन ने आपने। हमें वोट को इज्जत देने की बात सिखाई, या जो अपोजिशन हमें ये बताती है कि उनकी जो माजी की तारीख है वो शहीदों का कब्रिस्तान है, और जो सारी ये चीजें फर्क हमें है, बताई दुरुस्त जाती कहा है हैं, आपने। वो इस वक्त डील की तरफ देख रहे हैं, वो अपना स्पेस ढूंढ रहे हैं। देखिए, जिस तरह मैंने मीडिया को ट्रिब्यूट पेश किया, तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि कैंपेन जर्नलिज्म मीडिया का बड़ा शोभा कर रहा है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज इस गेम में मुलव्वस हैं। जिस तरह मुझे 42 साल हो गए मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म बड़े इदारों में देखते हुए, करते हुए। मैं ये आपको यकीन से मेराज साहब कहना चाहता हूँ कि यहाँ की सूरत हाल ये है कि कैंपेन जर्नलिज्म होती है। जब अदम एतमाद आती थी तो इससे पहले मीडिया को ब्रीफ कर दिया जाता था। आज भी मुझे सेम मंजर नजर आ रहा है कि मीडिया ने कैंपेन बना दी है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। यानी मुल्क के अंदर महंगाई, लोगों की जिंदगी बर्बादी का जिक्र नहीं है। नवाज शरीफ का आना और उसका जो है जाना या किसके जरिए गया था, ये बहसें बन चुकी हैं। जबकि हकायक ये हैं कि जो लोग डील करके जाते हैं वो सऊदी अरब भी जाते हैं, वो मेडिकल बुनियादों पर लंदन भी जाते हैं, और आज भी उन्होंने रुला रखा है। वरना तो आज तक इमरान खान यहाँ तक सूरत हाल को, इक्तिसादी बर्बादी को इतने आगे ना लाने देते कि ये मुल्क जो है IMF के गिरवी रखा जा चुका जाहिरी है। तौर पर जो सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इन वक्त जेका सूरत हाल वाज़ तौर ते नज़र अचे थी, जेको ही सॼो साल आम माण्हू जे लाइ गुज़रियो आहे उहो इंतहाई परेशान कंदड़ रहियो आहे। आम माण्हू हिन वक़्तु अज़ाब वारी ज़िंदगी घारनि पिया, महांगाई में मुसलसल इज़ाफ़ो थिए पियो, अञा वधीक इम्कान आहे त महांगाई में इज़ाफ़ो थींदो। ऐं सियासी तौर ते जेको शऊर अपोज़िशन में हुजणु घुरिजे उहो बि हिन वक़्त ताईं नज़र नथो अचे। इहो ई सबबु आहे जो हुकूमत पंहिंजे तौर ते जेके माण्हू विहारिया विया आहिनि मुआशी जेके सतह ते, उन्हनि खे न अवाम वटि वञिणो आहे, न ई अवाम जो फ़िक्र आहे, जंहिंजे करे हू जेको चाहिनि पॉलिसियूं ठाहिनि पिया ऐं पंहिंजो माल ठाहिण जो सिलसिलो हिन वक़्त ताईं जारी आहे। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॾियणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज खे ॾींदा इजाज़त। तलावाई।